Welcome to Jumpstart series. My name is Deepak Thakur and this series is for public administration optional, जिसमें कि हम 26 topics, that is all the 26 topics of the public administration optional, paper 1 और paper 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. नाउ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स हु आर येट टू डिसाइड देयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिनको अभी डिसाइड करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को चूज करें और कब से स्टार्ट करें, तो उनको हेल्प करने के लिए, ये समझाने के लिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए कितना यूजफुल रहेगा अगर आप इसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, बिकॉज ये आपके जो यूपीएससी के जनरल स्टडीज के सिलेबस है उससे ओवरलैप करता है. नाउ ये हम अपनी इस पूरी सीरीज में समझ रहे हैं और अब हम अपने लेक्चर 8 पर या टॉपिक 8 पर आ चुके हैं फ्रॉम द पेपर 2 ऑफ दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ अब इसमें हम इन सभी टॉपिक्स में अभी तक हमने अपनी सीरीज में ये डिस्कस किया है कि कैसे जो टॉपिक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आपके जीएस के सिलेबस से ओवरलैप करते हैं. नाउ आज हम ये 8th टॉपिक के साथ देखेंगे, दैट इज सिविल सर्विसेज. नाउ नेम से ही ये बहुत क्लियर है कि आपका जीएस पेपर 2 जो है दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें ये टॉपिक एज इट इज है. तो सेम ही टॉपिक है, बस इसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पर्सपेक्टिव ऐड करना होता है, दैट इज थिंकर्स ऐड करने हैं, मॉडल्स ऐड करने हैं, केस स्टडीज ऐड करनी है, एंड दिस योर जनरल स्टडीज आंसर विल बिकम अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर अप करते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट करते हैं एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपके ये जो सारे टॉपिक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के इन दिस सिविल सर्विसेज टॉपिक, ये सारे के सारे कवर कर देंगे. क्या? दैट इज पेपर 2 में जो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसके सभी टॉपिक, लाइक रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज, दे वर्किंग इन इंडिया, गुड गवर्नेंस के टॉपिक, सिटीजन चार्टर जैसे टॉपिक, एंड वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज, एज आई ऑलवेज से, दैट इज देयर इज मोर देन 60% ओवरलैप बिटवीन बोथ द सिलेबस. ठीक है, जो जीएस का सिलेबस आप कवर अप करते हैं वो 60% सेम है जो यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस हम कवर अप करते हैं. ठीक है, दैट इज पेपर 2, तो सारा ही आपका ओवरलैप कर जाता है. ठीक है, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल. तो अब इसको सिर्फ बातों से नहीं, हम इसे करके भी देखेंगे. ठीक है, हम अपने आंसर बोर्ड पे जाते हैं हमेशा की तरह और हम डिस्कस करेंगे कि कौन क्वेश्चंस को कैसे आप जनरल स्टडीज के अंडरस्टैंडिंग को यूटिलाइज करके ऑप्शनल का आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, सो आज हमने जो क्वेश्चन पिक किए हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के हैं ऑफकोर्स. सो आज हम जो 2 क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करेंगे वो है दैट इज from 2022 and 23, and rest of the question I will give you as a handout in the telegram channel, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ठीक है, so these are the 2 topics which we are going to cover. First we are going to talk about the bureaucracy and its criticism, and second we are going to talk about the role of administration or the bureaucracy for the upliftment of the marginalized section of the country. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे रहेंगे. अब इनको सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे आंसर राइटिंग बोर्ड पे, एंड बिफोर आई डिस्कस द आंसर राइटिंग बोर्ड, यू ऑलरेडी नो कि हम आंसर राइटिंग बोर्ड पे क्या करने वाले हैं. दैट इज हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे. इसमें हमारा आंसर राइटिंग बोर्ड हमें हेल्प करता है क्योंकि उसमें हमने कलर कोडिंग कर रखी है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द आंसर राइटिंग और द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. ठीक है, ये अब सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, चाहे वो जीएस के स्टूडेंट्स हो या ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हो. ठीक है, तो लेट्स गो ऑन आवर आंसर राइटिंग बोर्ड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस. नाउ सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन यहां पर है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इट सेज कि क्रिटिक्स समटाइम्स सेज कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक्चुअली में एक इम्पेडिमेंट है, एक रोड़ा है डेवलपमेंट प्रोसेस में, दैट इज नेशंस डेवलपमेंट प्रोसेस. और हमको बोला गया एनालाइज, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है तो किस हद तक ठीक है? नहीं ठीक है तो क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं? ठीक है, अब इसको इम्पेडिमेंट की तरफ जब हम देखेंगे तो हम बात करेंगे उन इम्पेडिमेंट्स की जो हमें आंसर में हाईलाइट करने हैं, बेसिकली सब्सटेंस आंसर का जो आपको लिखना है. ये जीएस के अंडरस्टैंडिंग से भी आपको मिल जाता है. जैसे कि हम बड़े इजीली लिख सकते हैं कि भाई रेड टेपिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में, जिसकी वजह से डिसीजन जो है वो डिले हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी बनी थी टू फैसिलिटेट द गवर्नेंस और वो नहीं हो पाता.
तो वो भी इम्पेडिमेंट है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं है और अकाउंटेबल नहीं है, देन इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देन वी टॉक अबाउट द लैक ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, दैट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आपने ब्यूरोक्रेसी बनाई थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट द पॉलिटिसाइजेशन इज नॉट हेल्पिंग जो एक्चुअल पर्पस था, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल रेफर इंडियन ब्यूरोक्रेसी एज स्टील फ्रेम। तो स्टील फ्रेम जो है वो अब प्लास्टिक फ्रेम बन चुका है, तो वो भी एक हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एंड सिमिलरली विल टॉक अबाउट द अदर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा सब्सटेंस हो गया। इनको वन बाय वन हम अब अपने आंसर के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं न्यू स्टूडेंट्स को समझा दूं कि हम कलर कोड यूज करते हैं हमारे आंसर्स में, ताकि आपको ये सेंस मिल सके कि आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह जीएस में सब्सटेंस तो लिखते हैं। हर कोई अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में इतनी नॉलेज गेन कर लेता है कि सब्सटेंस लिख सके, लेकिन जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग समझ जाते हैं, वो समझते हैं क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। जैसे हमने देखा था कि क्वेश्चन जो है वो वो स्टेटमेंट में हमें क्रिटिसिज्म दिया है ब्यूरोक्रेसी का, और डेटिव में हमको क्या दिया है, एनालाइज। वी आर आस्क्ड टू एनालाइज द सिचुएशन। ठीक है, दैट वेदर we actually have this problem in the country or not। ठीक है, तो that is the dative of the question। तो इसको one by one in my handwriting we are going to solve, and before I show you the answer here, I apologize for my bad handwriting also, but I hope you understand that is main thing is the art of answer writing here। Now सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट 1 की, रेड टेपिज्म एंड प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो रेड टेपिज्म यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट, दैट इज अननेसेसरी इश्यूज को कॉम्प्लेक्स बनाना इन प्लेस ऑफ गिविंग सम काइंड ऑफ इजी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इंडियन ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा है, और इसको मैक्स वेबर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर हैं, ही सेज कि भाई दिस इज ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी। आपने एक सिस्टम क्रिएट किया था टू फैसिलिटेट द गवर्नेंस, ताकि गवर्नेंस अच्छा हो सके, बट वो सिस्टम खुद में इतना रिजिड बन गया दैट इज इट नॉट लेटिंग थिंग्स टू हैपन। ठीक है, तो दैट इज ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी। एंड इसी तरह से में एक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हम डालेंगे, दैट इज मल्टीपल हायरार्की सिंड्रोम, कि आप लेयर बाय लेयर आप हायरार्की ऐड करते जाते हैं। दैट इज अब आपको फॉर एग्जांपल पंचायत में काम करना है, बट पंचायत को अपने पावर ना देकर आपने उसके ऊपर एक बीडीओ बिठा दिया, बीडीओ के ऊपर आपने एसडीएम बिठा दिया, एसडीएम के ऊपर डीसी बिठा दिया, डीसी के ऊपर देन यू हैव फर्दर डिपार्टमेंट। सो दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट लेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। एंड इसको हम प्रूफ करेंगे विद द करंट एग्जांपल, दैट इज एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो बहुत इस रेड टेपिज्म में फंस जाती है, और इसकी वजह से कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो नहीं हो पाते। ठीक है, रिमेंबर द अप्रोच, दैट इज वी आर क्रिटिसाइजिंग एंड वी आर प्रूविंग दैट हाउ इट इज अ हिंड्रेंस और ब्यूरोक्रेसी इज अ हिंड्रेंस। तो हमने फर्स्ट पॉइंट से प्रूव कर दिया। अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कि जैसे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अकाउंटेबिलिटी हो ऑफ द ऑफिसर्स टुवर्ड द पीपल, वो नहीं है, या फिर उसको मैनेज करना या उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इंडिया में है। जैसे कि हमने लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट में देखा, दैट इज बहुत सारी स्टेट्स में अभी भी इनकंसिस्टेंसीज है और बहुत स्लो इंप्लीमेंटेशन है, थ्रू विच ब्यूरोक्रेसी इज नॉट बीन मेड अकाउंटेबल। ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट हमारे आ गए, दैट इज सब्सटेंस आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच आ गया, एंड देन हम इसमें एक रीसेंट एग्जांपल भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इनोवेशन, कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एज डेवलपमेंट नीड्स अ न्यू थिंग्स एवरी टाइम। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो एक एवर ग्रोइंग एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, बट अगर ब्यूरोक्रेसी स्टक हो जाती है पास्ट में, मतलब वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रही है विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पीपल, तो फिर एक प्रॉब्लम है, और इनोवेशन नहीं करेगी तो देयर इज नो यूज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज न्यू प्रॉब्लम्स नीड न्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज ई गवर्नेंस में ये जैसी चीज़ें, या ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ये नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफिसर्स आर रिलेटेड टू इक्विप्ड देमसेल्फ विद न्यू टेक्निक्स। कि भाई जैसे ई कोर्ट का सिस्टम आ गया है, तो अभी भी आपका चाहे जुडिशरी हो, चाहे बैंक
जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो हो, या फिर जो कोर्ट ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स वो हो, वो अपने आप को दे आर नॉट गेटिंग देमसेल्फ अप टू द मार्क ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ई कोर्ट। ठीक है, तो ये भी एक हिंड्रेंस हो जाता है कि वो चेंज नहीं कर रहे हैं अपने आप में और इनोवेट नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। सो हियर वी विल कोट द आइडिया ऑफ द हिग्स, और हिग्स के एक मॉडल को हम रेफर करेंगे यहाँ पे, दैट इज प्रिज्मेटिक साला मॉडल, जहाँ पे वो ही रेफर्स कि भाई डेवलपिंग कंट्री की जो ब्यूरोक्रेसी है इट इज स्ट्रक वेयर और इट इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज हुआ करते थे तो वहाँ पे सिस्टम अलग था। नाउ वी हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज वी आर हैविंग, फॉर एग्जांपल ही विल रेफर अबाउट कि भाई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन तो बना दिया लेकिन लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज चल रहा है तो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली वी आर हेयर इन हिज प्रिज्मेटिक मॉडल, वी आर हेयर समवेयर वेयर ही टॉक्स अबाउट द बाजार मॉडल कि भाई यू हैव मेड द फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें, अभी भी आपके पास ब्लैक मार्केटिंग है, अभी भी आपके पास वेरियस इनफॉर्मल तरीके हैं टू वर्क। ठीक है, तो ये मिक्सर नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही वो ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग भी कहते हैं कि फॉर्मलाइज तो हो गई है लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाई है, मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रही है ऑन द ग्राउंड विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज हाउ ही क्रिटिसाइज, एंड इसको हम परफेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे इन द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग मॉडल, पोस्टिंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट्स, कि वहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का डिपार्टमेंट है इट नीड टू वर्क वेरी इफेक्टिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट प्रॉब्लम इज कि दे आर देमसेल्फ दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द politicians, and जिसकी वजह से instead of looking into the efficiency and productivity the people or the officers are transferred for other reasons। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं विद एग्जांपल। इसमें हम यूपी का एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यूपी में दिस हैज बीन अ रिकरिंग इशू और criticism of the UP bureaucracy, that is they are highly politicized। ठीक है, now next point is regarding the hierarchical structure and the centralization, कि इतनी layers of hierarchy आप बना देते हैं that it is not effective। ठीक है, that is we will refer here Amartya Sen's idea of participation या participative governance, where he talks about the participation of the people instead of hierarchical system। he talks about कि top down bottom up approach basically, कि जो local needs हैं उनको सबसे पहले address करना या system ऐसे बनाना कि वो needs address हो जाए instead of making these kind of structures। Then we have 6 point as lack of specialization and professionalism, कि भाई इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म से बहुत दूर है। जैसे कि IAS का जो पूरा का पूरा कैडर है वो एक जर्नलिस्टिक कैडर है और नीड्स जो है वो बड़ी स्पेसिफिक हो जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको IT डिपार्टमेंट चलाना है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम का डिपार्टमेंट चलाना है, टेलीकम्युनिकेशन का चलाना है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री चलानी है, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट क्लियरेंस चलाना है, तो these are technical departments। You need to have a technical understanding which the officers do not have, and again that means कि they will be just delaying the decisions instead of facilitating the things। ठीक है, तो और यही बात हम यहाँ पे कोट कर देंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी वो एम्फोसाइज करते हैं प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन पे। सो दैट इज हाउ वी विल प्रूव दिस पॉइंट, एंड अकॉर्डिंगली देन अगेन वी हैव सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, कि भाई आर्टिकल 40 भी प्रमोट करता है अंडर DPSP कि भाई सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो कि वो लैक है। एंड देन वी हैव सम न्यू पॉइंट्स लाइक रघुराम राजन टॉक्स अबाउट द रेगुलेटरी कैप्चर, कि भाई जो इन्फ्लुएंशियल लॉबीज हैं इकोनॉमिक सेक्टर में उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया है, चाहे वो RBI की फंक्शनिंग हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग हो, दैट डिसीजंस आर नॉट टेकन और इफ टेकन दे आर डिलेड टू फैसिलिटेट द इंटरेस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स। ठीक है, तो इसकी वजह से वो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, तो हम भी वो एग्जांपल कोट कर देंगे कि कैसे NPA का इशू बढ़ता चला गया बिकॉज गवर्नमेंट डिड नॉट लुक इनटू दिस बिकॉज दे वर सर्विंग द दीज पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड ऐसे हमारे पास शॉर्ट टर्म फोकस की बात कर देंगे कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है उसका काम होता है टू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर द डेवलपमेंट, बट इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज स्टक, इट इज स्टक इन पॉलिसी मायोपिया, दैट इज they only
लुक फॉर द स्मॉलर थिंग्स, ठीक है, वो अभी शॉर्ट टर्म गोल्स पे ही फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ नहीं जाते। एंड इसकी वजह से इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है इट इज़ लैकिंग द क्वालिटी इट नीड्स, ठीक है। तो इसी से हम एनालाइज कर दिया हमने पूरा ऊपर का क्वेश्चन, दैट इज कि ब्यूरोक्रेसी कैसे एक हिंड्रेंस है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको हम एंड कंक्लूड करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट सम रिफॉर्म्स कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कर्मयोगी जैसे मिशंस हैं वो चेंज कर रहे हैं इस मायोपिक व्यू पॉइंट को रेगुलेटरी कैप्चर या पॉलिटिसाइजेशन से बाहर लेके आने की, तो इस तरह से हम उसे कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये कलर कोडिंग आपको समझ में आ पा रही है एंड यू आर एबल टू improve your answer writing by using this, ठीक है। This is my and if you need this kind of a suggestion from me or you want to get your answer evaluated or you directly want to come in touch with me, so you can leave a comment in the chat box or otherwise there is a contact number given, उस पे आप कॉल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड माई रिमाइंड यू कि 15 जुलाई से ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है। So if you want to enroll into the courses, then you can drop a message there. आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कीजिए so that you get your queries resolved and आप 15 से बैच शुरू कर सके। Don't waste your time because we will be starting our batch on 15th and इसके बाद around 4 months में हम पूरा मॉड्यूल जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। So if you want to talk anything regarding the batch directly to me, so आप भी उस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात करने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि भाई हमने इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी बनाई है वो अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई है फॉर लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू हम उसे करना भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट है he is not that capable or he is not able to perform or he cannot perform it if he is not having the ethical values। अगर उसकी ethical values weak है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहे जितना मर्जी कर ले लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। सो अभी कौन सी एथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 डायमेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन की अप्रोच समझो, यहाँ पे सब्सटेंस हम लिख देंगे, अप्रोच समझना पहले आप। अप्रोच ये कि ये कह रहा है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से होता है, कीवर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो पहले हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी हाईलाइट करने की गवर्नमेंट किस तरीके से वेलफेयर करता है। देन इसके बाद हमारे पास पॉइंट है दैट इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरीके से किया जाता है एंड उसमें एथिकल वैल्यूज का क्या रोल है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन, तो तीनों डायमेंशन को हम 1 by 1 कवर अप करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आंसर। Now this is our color code and let's talk about the first point। तो फर्स्ट एस्पेक्ट 3 एस्पेक्ट में कवर अप करना है। फर्स्ट एस्पेक्ट वी हैव इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का फॉर द वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन स्पेसिफिकली। सो आर्टिकल द डीपीएसपी इटसेल्फ प्रमोट अंडर आर्टिकल 40 दैट इज वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल है और इसके लिए हम एग्जांपल भी कोट कर देंगे एमजी नरेगा। हर एक चीज़ को अपना स्ट्रेंथन करने के लिए आंसर आपको ऐसे रिसेंट एग्जांपल्स या पॉलिसी फ्रेमवर्क हाईलाइट करने होंगे, ठीक है। देन हम बात करेंगे भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो अफर्मेटिव एक्शन की फॉर्म में भी है, दैट इज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल इन द गवर्नमेंट जॉब्स और गिविंग अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। तो इसके लिए रिजर्वेशन भी दिया जाता है थ्रू आर्टिकल विच इज बीन मैंडेटेड बाय आर्टिकल 15 पार्ट 4 एंड आर्टिकल 16 पार्ट 4 एंड इसके लिए हमने गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई। देन हम इसमें अमर्त्य सेन को भी कोट कर देंगे हु सेज कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम, की जो वो डेवलपमेंट को एज अ फ्रीडम देखते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एथिकल डेवलपमेंट, एथिकल एस्पेक्ट में, बिकॉज इफ द ब्यूरोक्रेट इज एथिकल एंड ही इज अवेयर अबाउट दीज एस्पेक्ट then he will make those kind of policies or implement those policies in a way that is we are able to ensure development and when you have ensured the development so लोगों की freedom होती है इससे, ठीक है। तो that is that he is equate, अमर्त्य सेन equate freedom as development or development as a tool for providing freedom, ठीक है जी। तो this is our first aspect। second aspect में हम बात करेंगे ethical effective public policy implementation और ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स कितने क्लोजली लिंक्ड है। तो उसमें हम रेफर कर देंगे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, दैट इज मैक्स वेबर। एंड मैक्स वेबर का हम आइडिया रेफर करेंगे कि जो लीगल रैशनल लीगल अथॉरिटी है
वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द गवर्नेंस पर्पस, बिकॉज rational legal authority as per Max Weber talks about two aspects. One is the legal aspect, ethical aspect, and the other is a legal framework. तो ethical aspect मतलब how honest you are, your honesty. It talks about your accountability, it talks about your transparency, it talks about your empathy. ठीक है, कि आपकी empathy, how empathetic you are toward the people. On the other hand, it talks about the legal framework. लीगल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या पावर दे रहा है, आपके लॉज आपको क्या पावर दे रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. तो इन दोनों को ही बैलेंस करना है, एंड दिस इज द एथिकल गवर्नेंस. ठीक है, जहां पर हम क्या क्या बैलेंस करते हैं, वी बैलेंस पब्लिक इंटरेस्ट, वी बैलेंस लीगल compliances, and then we also balance the moral values. ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं, एंड इसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल में भी कोट कर देंगे कि वी विल टॉक अबाउट कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विच मॉरली you need to work very very effectively, and for improving your effectiveness and efficiency we have these models like direct benefit transfer, because ये लीकेजेस रिड्यूस करेगा, करप्शन रिड्यूस करेगा, तो आपका मॉरल एस्पेक्ट या एथिकल एस्पेक्ट पूरा हो गया, एंड लीगल ऑब्लिगेशन दैट इज प्रोवाइडिंग द लीगल राइट टू द पीपल इन दिस फॉर्म एंड फुलफिलिंग योर ड्यूटीज. ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी सर्व हो गया, लीगल कंप्लायंसेस भी हो गया, और मॉरल वैल्यूज भी बैलेंस हो गए. तो दिस इज आवर एग्जांपल फॉर दैट. दिस इज आवर सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ थर्ड एस्पेक्ट ये है कि इसको इंप्रूव कैसे करें. ठीक है, क्वेश्चन के अप्रोच से हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि इसमें हमने एक और चीज हाईलाइट करनी है, दैट इज द सोल्यूशन फॉर दिस. ठीक है, तो इस पे हम बोलेंगे कि भाई दो साइड पे हमें काम करने की जरूरत है. दैट इज वन इज एथिकल ट्रेनिंग एंड देन इज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. ये दो चीजों पे हमें काम करनी है, मतलब एज अ इंडिविजुअल जो हमारा ब्यूरोक्रेट है उसके एथिकल वैल्यूज को एनहांस करना, और दूसरा हमारी इंस्टीट्यूशंस को भी एक स्ट्रॉन्ग एथिकल इकोसिस्टम में लेके आना. तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं कि ऑफिसर को मिड करियर ट्रेनिंग दे दें, कि बीच बीच में उसके करियर के जैसे प्रमोशंस ड्यू हैं तो 3 साल के बाद, 5 साल, 10 साल के बाद इन गैप्स में हम उसको ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजें और उसमें सेंसिटाइज करें रिगार्डिंग द एथिकल वैल्यूज. एंड देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल आइडियाज कि वी ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर सर्वेलेंस बॉडीज या बॉडीज विच इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जैसे CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द लोकपाल जैसी बॉडीज को स्ट्रेंथन करें, एंड ई गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन करें, ताकि वी आर एबल टू इंश्योर द काइंड ऑफ एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो इन तीनों डायमेंशंस पे हमने आंसर लिखना है, और इस तरह से यू विल बी एबल टू स्कोर मोर मार्क्स. ठीक है, एज आई ऑलवेज से दैट इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी देन आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. कि अगर अभी तक आप स्कोर कर रहे थे, मान लो सिर्फ सब्सटेंस लिखने से आपको 3 नंबर मिल रहे थे आउट ऑफ 10, तो इसमें और अगर इसको इंक्रीज करना है इस अप्रोच के साथ, तो क्या होगा कि सिर्फ सब्सटेंस लिखोगे तो 3 नंबर, अगर आप इसमें अप्रोच, क्वेश्चन का अप्रोच समझ के आंसर लिखोगे तो यू कैन ऐड 3 मोर नंबर्स. ठीक है, एंड ये सब्सटेंस को सिर्फ अप्रोच के साथ कनेक्ट करने से आएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग. एंड देन अगर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं और क्वेश्चन के डायरेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, देन यू विल ऐड 1 मोर, यू कैन एक्सपेक्ट टू ऐड 2 मोर मार्क्स. और ये 2-3 नंबर जो ऐड होते हैं ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, और आई विल से इट विल पुट यू अमंग द टॉपर्स. ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग इंस्टेड 8 आउट ऑफ 10. ठीक है, तो आपको 8 आउट ऑफ 10 जो है वो आ सकते हैं. ठीक है, so this is, I hope you are able to understand the art of answer writing through these videos, and this is the purpose of these videos itself. ठीक है, and if you find this thing useful, if you think public administration is a good companion for you for preparation of the civil services, or if you have any doubt, any query, you can contact directly to me. Or you can directly contact with me, and for that you can call on the given numbers or the platforms which we are providing. Okay, I hope you like this session, and if you want to look for the other sessions also, we have already made the playlist, so बाकी भी session जाके देखो. And till next session, this is Deepak Thakur signing off.